चैप्टर नंबर 12 एटम्स। अभी अगर हम बोल सकते हैं कि राइट नाउ वी हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एटम्स। कंप्लीट इंफॉर्मेशन मीन्स वी नो द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स अगर हम बोले तो बोल सकते हैं कि इन सेंट्रल रीजन protons and neutrons are there. It's called nucleus, and around the nucleus, depending on the energy, electrons can revolve in different orbits. अगर हम सोचे कि चलो ये एक न्यूक्लियस हुआ तो उसके अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होंगे और उसके अराउंड डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ओके, जो भी नंबर के हिसाब से हमें पता है कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बट डिपेंड्स ऑन द एनर्जी इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व। थॉमसन, तो जे थॉमसन ने सबसे पहले एटम का स्ट्रक्चर दिया था, जिसको बोलते हैं जे थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल। अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, उसने ऐसा बोला कि जो भी एटम है उसके पूरे रीजन में पॉजिटिवली चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इन सभी जगह पे पॉजिटिव चार्ज है एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड। उसने अपने मॉडल को किसके साथ कंपेयर किया? वाटरमेलन के साथ, कि वाटरमेलन का जो रेड पल्प है वो सब जगह पे होता है, उसी तरह से पॉजिटिव चार्ज सभी जगह पे है, और उसके अंदर जो सीड्स है उसको इलेक्ट्रॉन के साथ कंपेयर कर दिए। इलेक्ट्रॉन्स है वो रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसीलिए उसको बोल दिया प्लम पुडिंग मॉडल, जो सही नहीं है। लेकिन सबसे पहले हम सोचे तो जे थॉमसन ने ये एटॉमिक मॉडल दिया था, और उसके अकॉर्डिंग बोला कि पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द एटम्स, like pulp of the watermelon and like seeds of the watermelon, electrons are randomly distributed. अब अगर हम इसको सही मान के चले, if we consider कि this model is true, then whenever we bombard the positive charge, अगर उसके ऊपर हम कोई भी ऐसे पॉजिटिव चार्ज को इंसिडेंट करें, इन सभी जगह पे पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होना चाहिए? सभी पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जाने चाहिए। कोई भी पॉजिटिव चार्ज इसमें से पास नहीं होगा, क्योंकि लाइक चार्ज रिपल ईच अदर। अगर ये मॉडल सही है तो अगर हम पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर बोम्बार्डेड करें, पॉजिटिव चार्ज एज ए अल्फा पार्टिकल्स, तो अगर हम अल्फा पार्टिकल्स को इसके ऊपर इंसिडेंट करे, बॉम्बार्डिंग करे, then not a single alpha particle can pass through it. लेकिन जैसे ही एटम के ऊपर अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड किया तो ऐसा मिला कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द एटम्स, some of the alpha particles scattered in different direction, and only few alpha particles rebounds back. अगर हम सोचे इसके ऊपर तो चलो ये हम मान ले कि ये हमारा एटम है, और ये सभी हमारे जैसे
अल्फा पार्टिकल्स। whenever अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होता है। अगर हम अल्फा पार्टिकल को सोचे तो अल्फा नथिंग बट हीलियम न्यूक्लियस बोलेंगे। अल्फा पार्टिकल क्या है? हीलियम न्यूक्लियस विच possess टू प्रोटॉन्स एंड टू न्यूट्रॉन्स। तो टू प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे अगर हम अल्फा पार्ट, तो ऐसा ऑब्जर्व हुआ कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द एटम्स। ऐसे ही वो पास हो गए। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द एटम्स। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन। अगर हम सोचे तो ये कुछ इस डायरेक्शन में गया, ये कुछ ऐसे, ये वाला जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में गया, ये वाला ऐसे। एंड सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल, सम मतलब सम स्कैटर्ड हुए, ओनली फ्यू। फ्यू कौन सा है? जो इसके सेंट्रल लाइन में है वो। तो ये जो अल्फा पार्टिकल है वो कुछ मिनिमम डिस्टेंस तक जाएगा और उसके बाद रिबाउंस होगा सेम लाइन पे। तब जाके पता चला कि मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ एटम इज होलो। पॉजिटिव चार्ज concentrated in small region of the atom called nucleus। तो ये पूरा एटम जो है वो होलो है। पॉजिटिव चार्ज तो इसके अंदर ही है। इट्स कॉल्ड न्यूक्लियस। एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग डिफरेंट ऑर्बिट डिपेंड्स ऑन द एनर्जी। तो अब ये जो भी अल्फा पार्टिकल्स ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर्ड हुए, वो पता कैसे चला? तो यहाँ पर सर्कुलर स्केल पे एक फोटोग्राफिक प्लेट रखते हैं। इट्स कॉल्ड फोटोग्राफिक प्लेट। जो बनी है जिंक सल्फेट से। तब जैसे अल्फा पार्टिकल फोटोग्राफिक प्लेट से पास होगा ना, वहां पर ऐसे स्पॉट बना देते हैं ये। तो मैक्सिमम स्पॉट हमें मिले एटम के दूसरी साइड पे, बिहाइंड ऑफ दैट। थोड़े कम मिले कुछ एंगल पे, क्योंकि वो स्कैटर्ड होंगे, कुछ एंगल पे स्कैटर्ड हुए, तो यहाँ पे थोड़े मिले। और अगर हम पूरा सर्कुलर आगे सोचे तो रिबाउंस जो भी अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े ही मिले, ओनली फ्यू। इसलिए बोलेंगे मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द एटम्स, some of the alpha particles scattered in different direction, and only few alpha particles rebounds back। तो ये स्कैटर भी क्यों हुए? जितने अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से नियरर है, तो इसका भी पॉजिटिव, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज, तो वो स्कैटर होंगे। जो नियरर है वो ज्यादा स्कैटर्ड होगा। तो ये हमें इस तरह से समझना है। तो लास्ट अगेन के मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ एटम इज होलो, positive charge concentrated in small region called nucleus, and electrons revolving around the atoms depends on energy। तो अब यहां से अगर हमें इसका कुछ ग्राफ प्लॉट करना है कि ग्राफ ऑफ नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल वर्सेस स्कैटरिंग एंगल, यहां पर बोलेंगे नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा, और यहां पर स्कैटरिंग एंगल थीटा। तो उसका ग्राफ जो है वो कुछ हमें ऐसा मिलता है। मतलब स्मॉलर एंगल पर ज्यादा है, जितना एंगल ज्यादा होता जाएगा स्कैटरिंग एंगल, नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल डिक्रीज होगा। तो ये एक ग्राफ हमें याद रखना। अब इसमें हमें ऐसा भी एक डेटा याद रखना है कि ओनली
about 0.14% of incident alpha particles scattered by more than 1 degree, and only 1 out of 8,000 deflected by more than 90 डिग्री। कई बार ऐसी लाइन एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि ओनली 14% of incident alpha particles scattered by more than 1 degree, and only 1 out of 8,000 deflect more than 90 डिग्री। एक डेटा ऐसा हमें याद रखना है। अब उससे रिलेटेड एक दो हमें डिफाइन करने हैं, दो और क्वांटिटी हमें डिफाइन करनी है इसी से रिलेटेड। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि चलो यहां पर न्यूक्लियस है, ये पूरा एटम का ये न्यूक्लियस, और यहां पर उसकी सेंट्रल लाइन पे जो अल्फा पार्टिकल आता है, ओके, ये अल्फा पार्टिकल, और यहां से अगर एक बॉम्बार्ड होगा यहां पर दूसरा, ऐसे अलग अलग हम ले ले तो चलो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर एंड 3 नंबर। तब एक हमें डिफाइन करना है इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर को हम बी से डिनोट करेंगे। तो इम्पैक्ट पैरामीटर मतलब क्या, तो बोलेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस फार फ्रॉम न्यूक्लियस। इम्पैक्ट पैरामीटर मतलब क्या है, तो बोलेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम सेंट्रल लाइन ऑफ न्यूक्लियस। लेकिन कहां पर, तो बोलेंगे फार फ्रॉम न्यूक्लियस। तो ये अगर हम सेंट्रल लाइन ऑफ न्यूक्लियस मान ले तो थोड़े दूर जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कंसीडर एज इम्पैक्ट पैरामीटर। फिर से, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस, इट्स कॉल्ड इम्पैक्ट पैरामीटर। अब यहां पर ये जो है अल्फा पार्टिकल इससे दूर है तो वो कुछ ऐसे स्कैटर्ड होगा, ये थोड़ा नियरर है तो ये थोड़ा ज्यादा एंगल पे स्कैटर्ड होगा, और ये उसके सेंट्रल लाइन पर ही है तो थोड़े डिस्टेंस तक जाएगा मिनिमम और वापस रिबाउंस हो जाएगा। तो अगर हम कोई भी एक पॉइंट से सभी के लिए टेंजेंट इमेज करें तो ये 2 का है, इसलिए ये एंगल होगा थीटा 2। ये 3 का है तो ये एंगल होगा थीटा 3। तो ऑलवेज थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 3, मतलब स्कैटरिंग एंगल एंड इम्पैक्ट पैरामीटर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो यहां से एक डेटा मिल सकता है कि स्कैटरिंग एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर जितना छोटा होगा उसका स्कैटरिंग एंगल ज्यादा होगा, इम्पैक्ट पैरामीटर जितना ज्यादा होगा उतना उसका स्कैटरिंग एंगल कम होगा। तो ये रिलेशन याद करना है। अगर डेफिनेशन याद ना रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट स्कैटरिंग एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इम्पैक्ट पैरामीटर। तब अगर मैं b इज इक्वल टू 0 लिखूं
कि 4b इज इक्वल टू 0, उसके लिए इम्पैक्ट पैरामीटर होगा 180 डिग्री। इम्पैक्ट पैरामीटर फॉर सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस इज 180 डिग्री। और उसी में हमें एक डिफाइन करना है अब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, या मिनिमम डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। एक हमें बोलना है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को क्या बोलेंगे कि अगर सेंट्रल लाइन पे ही कोई अल्फा पार्टिकल है तो उसके बीच में रिपल्सन फोर्स आएगा न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल में, तो क्या होगा, वो कुछ मिनिमम डिस्टेंस तक आएगा और उसके बाद रिबाउंस होगा। तो मिनिमम डिस्टेंस जितना आता है उसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। उसको आर से डिनोट कर सकते हो, डी से डिनोट कर सकते हो। तो बोल सकते हैं द मिनिमम डिस्टेंस at which kinetic energy of alpha particle is converted into potential energy। क्योंकि जैसे जैसे ये सेंट्रल लाइन पर जो अल्फा पार्टिकल नियरर आएगा रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी। तो जो डिस्टेंस पर काइनेटिक इज टोटली कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी, इट्स कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और इन बिटवीन जो भी फोर्स लगेगा रिपल्सिव, तो रिपल्सिव फोर्स का फॉर्मूला हमें मालूम है अकॉर्डिंग टू द कूलम्बियन फोर्स। के की जगह पर हम लिखेंगे 1/4πε0 न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का चार्ज होता है Ze एंड अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन है इसीलिए उसका चार्ज होगा 2e अपॉन जो भी डिस्टेंस होगा r²। तो k Q1 Q2/r²। लेकिन यहाँ पर 1/4πε0 Ze 2e/r²। अब ये जो भी एक्सपेरिमेंट किया है वो रुदरफोर्ड ने किया है। ये जो हमने एक्सपेरिमेंट सोचा है वो किसने किया है, रुदरफोर्ड ने, विथ गोल्ड फॉइल। तो अगर ऐसे कोई रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट बोले तो गोल्ड फॉइल याद रखना है। अब यहां पर अगर हम सोचे तो गोल्ड फॉइल, तो गोल्ड फॉइल की थिकनेस क्या है, तो थिकनेस याद रखो कि थिकनेस ऑफ द गोल्ड फॉइल इज 2.1 10⁻⁻7 मीटर। फिर अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल की एनर्जी कितनी, तो 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी एक याद करना है, 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो भी हमें यहां से एक रेडियस मिली, रेडियस ऑफ द एटम, तो रेडियस ऑफ द एटम भी याद कर लो कि रेडियस ऑफ एटम हम बोल सकते हैं साइज ऑफ एटम नियर अबाउट 10⁻⁻10 मीटर। तो ये एक डेटा हमें याद करना है कि साइज ऑफ एटम नियर अबाउट 10⁻⁻10 एटम। इन शॉर्ट 1 एंगस्ट्रॉम बोल सकते हैं। 10⁻10 क्या होता है, एंगस्ट्रॉम। तो नियर अबाउट 1 एंगस्ट्रॉम। ये जो है पूरा इंफॉर्मेशन के लिए, इतना हमें एटम से रिलेटेड कभी भी याद होना चाहिए।
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो अब जो करने जा रहे हैं वो एक थियरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, और इन बिटवीन हमें एक फॉर्मूला डिराइव करनी है फॉर रेडियस एंड वेलोसिटी। तो अब हमें बोला है कि जो भी एटम है उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। ओके, तो एक फॉर्मूला अभी हम बोल रहे हैं कि चलो फॉर्मूला हमें डिराइव करनी है कौन सी, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, उसके साथ साथ उसकी वेलोसिटी भी, उसके साथ साथ फिर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी भी करनी। तो जो भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। और इलेक्ट्रॉन चार्ज है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन वो भी चार्ज पार्टिकल है, तो दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस करेंगे, तो बोल सकते हैं कि फोर रिवॉल्विंग और फॉर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा भी बोल सकते हैं। फॉर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस प्रोवाइड द necessary centripetal force. Nucleus provide necessary centripetal force, मतलब जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे होंगे, सेम। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला मालूम है हमें, mv² अपॉन r। इलेक्ट्रिक फोर्स 1/4πε0 n। ऐसा बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस का चार्ज Ze एंड एक इलेक्ट्रॉन, तो Z²/r²। तो एक r कैंसल, दूसरे r को सब्जेक्ट कर दो, तो r के लिए हमारे पास हो जाएगा Z²/4πε0 mv²। ये कुछ हमें रेडियस की इक्वेशन मिली। या फिर अगर हमें वेलोसिटी की इक्वेशन करनी है तो कर सकते हैं Z²/4πε0 mr। और v चाहिए तो अंडर रूट ले लो, अगर वेलोसिटी चाहिए तो अंडर रूट कर दो। अंडर रूट Z²/4πε0 mr is the equation for velocity। और उसके साथ साथ अब हमें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी चाहिए ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो पहले करते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला हमें पता है कि ½ mv²। तो उसमें वापस वही बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस बाय कूलम्बियन फोर्स। ये हम बोल देंगे mv²/r इज इक्वल टू 1/4πε0 दैट इज k एंड Z²/r²। अब अगर हम अभी हाइड्रोजन के लिए सोचे कि 4 हाइड्रोजन एटम, तो बोल देंगे Z=1। इसका मतलब Z1 हो जाएगा और एक r कैंसिल कर दो, तो हो जाएगा mv² = 1/4πε0 स्क्वायर अपॉन
आर। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, बट काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। मतलब एम वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट अप करो, या दोनों साइड हाफ मल्टीप्लाई करो, बात तो एक ही हुई। देन काइनेटिक एनर्जी इज 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन आर। ये काइनेटिक एनर्जी हुई। काइनेटिक एनर्जी को सिंपल हम के लिख सकते हैं। नाउ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर यू से डिनोट करें हम, तो हमारे पास फॉर्मूला है उसकी, अकॉर्डिंग टू चैप्टर नंबर 2, के Q1 Q2/R। यहाँ पर बोलेंगे के Q1 मीन्स ई, Q2 ZE, हाइड्रोजन के लिए Z1 है, तो माइनस ई मतलब एक ZE हुआ प्रोटॉन का, और Z = 1 मतलब ई, और ये इलेक्ट्रॉन का माइनस ई अपॉन आर, के Q1 Q2/R। तब पोटेंशियल एनर्जी हम लिख सकते हैं, नेगेटिव आगे आएगा, के की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन आर। एन टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी ई होता है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो काइनेटिक ये है स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। पोटेंशियल नेगेटिव है इसलिए माइनस स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो अब ई, इन दोनों में से हम ई स्क्वायर कॉमन निकाल दे, फिर यहां पर 8 है तो 4 × 2 कर सकते हैं, तो 4 भी कॉमन निकाल सकते हैं, पाई भी निकलेगा, एप्सिलॉन नॉट एंड आर निकलेगा। तो यहाँ पे बचा 1/2, और यहाँ पे बचा 1। तो 1/2 -1, दैट इज -1/2। अब -1/2 बचा यहाँ पे, तो -1/2 करेंगे मतलब -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन आर। तो अब ये हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, और टोटल एनर्जी की इक्वेशन नंबर 3। इन तीनों को कंपेयर करो, तो ये और ये दोनों सेम है, मतलब जितनी काइनेटिक उतनी ही टोटल, और पोटेंशियल उससे डबल होगी। इसका मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं कि इफ काइनेटिक एनर्जी x है हमारे पास, तो टोटल एनर्जी -x होगी, एंड पोटेंशियल एनर्जी होगी -2x। पोटेंशियल एनर्जी उससे डबल है, क्योंकि नीचे 1/8 पाई है, ये नीचे 1/4 है, तो पोटेंशियल एनर्जी डबल है। और तब काइनेटिक और पोटेंशियल का तुम एडिशन करोगे तो आएगा -x। ओके, मतलब जितनी काइनेटिक उतनी ही टोटल, बट माइनस के फॉर्म में, और पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही, लेकिन मतलब सॉरी डबल, लेकिन -2x। अगर ये हम पूछेंगे तो ये उतना ही नेगेटिव, ये उतना ही नेगेटिव से रिलेटेड होगा, ऐसा नहीं देंगे, वैल्यू गिवन होगी। अगर ऐसा बोल दे कि सपोज काइनेटिक एनर्जी तुम्हारे पास हो गई 2.1 जूल, ऐसा बोल दिया चलो कि काइनेटिक एनर्जी इज 2.1 जूल, तो बोलेंगे टोटल कितनी होगी और पोटेंशियल कितनी होगी। तो जितनी काइनेटिक है उतनी ही टोटल होगी -2.1 जूल।
और पोटेंशियल कितनी होगी उससे डबल, तो माइनस डबल करेंगे तो 4.2 जूल। ऐसे अगर ये हमारे पास है तो ये दोनों लिख सकते हैं, तो इसमें से कुछ भी दे दे। अगर हमें टोटल दे दे तो उतनी ही काइनेटिक होगी लेकिन ऑपोजिट साइन में, और उतनी डबल होगी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल दे दे उतना ही टोटल होगा सेम फॉर्म में, मतलब हाफ, और वही उसका पॉजिटिव काइनेटिक। कोई भी फॉर्म में दे हमें ऐसे याद करना है। ओके, चलो यहां तक प्रॉब्लम किसी को? ओके, चलो तो अब यहां से आगे करें तो एक लिमिटेशन है, लिमिटेशन ऑफ रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। वापस अगर हम एटॉमिक मॉडल याद करें तो पहले दिया है थॉमसन ने प्लम पुडिंग, जो रॉन्ग था, रॉन्ग प्रूफ किया रुदरफोर्ड ने। लेकिन रुदरफोर्ड की भी एक लिमिटेशन आ गई, लिमिटेशन अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ एटम। वो स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो ये भी हम बोलेंगे एज ए लिमिटेशन ऑफ रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो रुदरफोर्ड ने सजेस्ट क्या किया कि जो भी न्यूक्लियस है उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं डिफरेंट ऑर्बिट, डिपेंड्स ऑन द एनर्जी। डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। जैसा उसने सजेस्ट किया, तो बाकी बहुत सारे के ऐसे व्यू आए कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है, मतलब अगर सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो वो जो है उसकी डायरेक्शन चेंज करेगा, मतलब कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन चेंज द डायरेक्शन। और अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल डायरेक्शन चेंज करेगा या कोई भी पार्टिकल डायरेक्शन चेंज करे तो वो करता है एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब अब इलेक्ट्रॉन ऐसा बोला कि इट्स परफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, और कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन करे तो अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल फिजिक्स वो ऑलवेज हीट एनर्जी, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल emit एनर्जी। ओके, और वो जो एनर्जी किस फॉर्म में है? तो बोलेगा एमिट्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में एनर्जी एमिट करेगा। ओके, अब अगर वो एनर्जी एमिट करेगा तो उसकी एनर्जी डिक्रीज होगी, एनर्जी डिक्रीजेस फॉर द इलेक्ट्रॉन। और अगर एनर्जी डिक्रीज होगी तो कभी भी उसका पाथ सर्कुलर नहीं रहेगा, और वो कैसा बन जाएगा? उसका पाथ स्पाइरल टाइप बनेगा। सर्कुलर की जगह पर कैसा बनेगा? एज ए स्पाइरल बन जाएगा।
और क्या होगा, एट लास्ट न्यूक्लियस टर्मिनेट इन ए न्यूक्लियस। मतलब पाथ कैसा हो जाएगा, अगर यहाँ पे न्यूक्लियस हम मान ले तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ ऐसे मोशन करके न्यूक्लियस के अंदर टर्मिनेट हो जाएगा। और अगर ये टर्मिनेट हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो गए, तो एटम कभी भी स्टेबल नहीं रहेगा। तो एटम जो है वो बोलेंगे नॉट स्टेबल। लेकिन जितने भी एटम्स हैं हमारे पास, जितने भी मटेरियल है, वो तो सब तो स्टेबल है। और ये सभी आर्ग्यूमेंट सही है कि सर्कुलर पाथ है तो वो रिवॉल्व करता है, रिवॉल्व करेगा तो चेंज इन डायरेक्शन होगा कंटिन्यूअस। अगर चेंज इन डायरेक्शन है तो कोई भी पार्टिकल बोलेंगे एक्सेलरेटेड मोशन। अगर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन करता है वो तो एनर्जी एमिट करेगा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो एनर्जी डिक्रीज होगी। अगर डिक्रीज हुई तो पाथ उसका सर्कुलर की जगह पे स्पाइरल बन जाएगा और वो न्यूक्लियस के अंदर टर्मिनेट हो जाएगा। तो एटम कभी स्टेबल नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा एक्चुअली नहीं होता है। तो ये सभी जितने भी ड्रॉबैक आए, मतलब जो भी उसके सजेशंस आए, उसका आंसर रुथरफोर्ड के पास नहीं था। लेकिन एटम स्टेबल है, आंसर नहीं था, तो बोला कि दिस इज द लिमिटेशंस ऑफ रुथरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो ये भी कई बार 2 मार्क्स में पूछेंगे कि राइट द लिमिटेशंस ऑफ रुथरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो अब ये जो लिमिटेशन है, लिमिटेशन सोल्व किसने की, बोर ने, बाय गिविंग पोस्टुलेट्स। तब बोलेंगे बोर एटॉमिक मॉडल। बोर एटॉमिक मॉडल या बोलेंगे पोस्टुलेट ऑफ बोर मॉडल। तो बोर ने 3 पोस्टुलेट्स दिए और एटम जो स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था रुथरफोर्ड, तो स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर दी बोर ने। अब वापस हम याद करें, जे थॉमसन, रुथरफोर्ड एंड बोर। जे थॉमसन ने पहला एटम का स्ट्रक्चर दिया, जो सही नहीं था उसको रॉन्ग प्रूफ किया रुथरफोर्ड ने। रुथरफोर्ड ने सक्सेसफुली एटॉमिक मॉडल दिया, लेकिन वो स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो उसकी लिमिटेशन आई और वो स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर दी बोर ने। तो 3 साइंटिस्ट हमारे पास है, जे थॉमसन, रुथरफोर्ड एंड नील बोर। इन तीनों का अगर हम रिलेशन जाने रियल लाइफ में, तो जे थॉमसन का स्टूडेंट था रुथरफोर्ड। जहां पर टीचर की लिमिटेशन आई, वहां पर उसके स्टूडेंट ने रिसॉल्व किया। और रुथरफोर्ड का स्टूडेंट था नील बोर। तो रुथरफोर्ड की भी जो भी लिमिटेशंस आई, वो उसके स्टूडेंट बोर ने सॉल्व कर दी। इसका मतलब ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें फिजिक्स सिखा रहा हूं तो मुझे ही पूरा फिजिक्स आता है, तुम लोगों को नहीं आता है। एंड ऑफ द ईयर कोई भी सब्जेक्ट जो है वो टीचर से तो तुम्हें ज्यादा ही आता है, क्योंकि हम तो एक ही बार पढ़ाते हैं, एक बार एक ही चैप्टर पढ़ाएंगे। बाकी तो तुम तो उसको कितनी बार रिवाइज करोगे, जितनी बार टेस्ट आएगी। एक बार टेस्ट ली, दूसरी बार टेस्ट ली, तीसरी बार टेस्ट ली, पूरे साल में तो एक चैप्टर की तुम गिनोगे तो 7-8 टाइम्स टेस्ट हो जाएगी। मतलब एक चैप्टर तुमने मिनिमम 10 टाइम्स तो पढ़ा ही है। और कोई भी चीज तुम मिनिमम 10 टाइम्स करोगे तो उसमें तो मास्टर ही आ जाएगी। तो एंड ऑफ द ईयर कोई भी सब्जेक्ट मान लो, ऐसा नहीं बोल रहा कि चलो फिजिक्स,
कोई भी सब्जेक्ट तुम्हें, हमारे से तो ज्यादा ही आता है ना। इसलिए कोई भी सब्जेक्ट जो है वो हार्ड नहीं है, सिर्फ उसके पीछे हमें लगा रहना है बस, छोड़ना नहीं है, कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। तो ऐसे ही रुदरफोर्ड के स्टूडेंट, जहां पर टीचर की लिमिटेशन आई, वहां पर बोर ने एटॉमिक मॉडल की स्टेबिलिटी, मतलब बाय गिविंग पोस्टुलेट्स। अब अगर हम बोले कि पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, तो ऐसे स्टेटमेंट, फिजिक्स के अंदर ऐसे स्टेटमेंट कि जो विदाउट प्रूफ एक्सेप्ट करना है हमें, उसको हमें डायरेक्टली ले लेना है, इसके पीछे का कोई भी प्रूफ नहीं है। तो उसका फर्स्ट पोस्टुलेट क्या बोला बोर्ड ने फर्स्ट में? तब ऐसा बोला कि जो भी एटम्स है उसके अंदर जितनी भी उसकी स्टेट है, वो सभी स्टेबल स्टेट है। मतलब ईच एटम हैज सर्टेन डिफाइनाइट स्टेबल स्टेट in which electron can exist. And each possible stable state has definite energy called stationary state या stationary orbits. And इन स्टेशनरी ऑर्बिट अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो वो कभी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता। एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन दिस stationary orbit does not emit energy. स्टेशनरी ऑर्बिट है उसमें कभी वो एनर्जी एमिट नहीं करता। फिर से जितने भी एटम है, each atom has certain definite stable state in which electron can exist, and each possible state has definite energy called stationary orbits. और अगर इलेक्ट्रॉन उसमें रिवॉल्व करेगा तो वो कभी एनर्जी एमिट नहीं करेगा। और ये जो भी उसने स्टेबल स्टेट बोला, तो स्टेबल जो भी ऑर्बिट है उसका कुछ एक एंगुलर मोमेंटम भी है। जैसा बोला कि द इलेक्ट्रॉन revolves around the nucleus only in those orbits for which angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi. That means अगर मैं ऐसा बोल दूं, angular momentum denoted as L, that is always nh upon 2 pi, integral multiple of h upon 2 pi.
एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू याद रखो 6.625 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकंड। एच की वैल्यू 6.625 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकंड। तो देखो, ये तो सिर्फ कांस्टेंट है, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट इन दोनों का यूनिट सेम होगा, जूल इंटू सेकंड। कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसका यूनिट प्लैंक कांस्टेंट से सेम है। तो प्लैंक कांस्टेंट से सेम है वो कौन सा? एंगुलर मोमेंटम, और जो यूनिट होगा जूल इंटू सेकंड। तो इसका सेकंड पोस्टुलेट, फर्स्ट में बोला कि जितनी भी ऑर्बिट्स है उसमें सर्टेन डिफाइनेड ऑर्बिट्स है जो स्टेबल है, स्टेबल में कभी भी वो एनर्जी एमिट नहीं करता। तो ऑलवेज इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करेगा ऐसी ऑर्बिट में वो कभी एनर्जी एमिट नहीं करेगा। और ऐसी कौन सी ऑर्बिट है? तो बोले कि जिसका एंगुलर मोमेंटम इज इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। और उसी में उसने बोल दिया उसके थर्ड पोस्टुलेट कि एनर्जी एमिट करेगा तो कब करेगा? तो वेन एवर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल, चलो मैं उसको ई आई बोल, टू लोअर एनर्जी लेवल, ई के, इट एमिट्स एनर्जी इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन। मतलब ऐसा बोल सकते हैं ई आई माइनस ई के इज इक्वल टू एच न्यू। एनर्जी ऑफ फोटोन होता है एच न्यू। इट्स एमिट्स एनर्जी, एनर्जी किस फॉर्म में होगी? फोटोन के फॉर्म में। तो ई आई माइनस ई के इज इक्वल टू एच न्यू। इसका उल्टा बोल सकते हैं, अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो इतनी अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई तो लोअर से हायर में जाएगा, हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी एमिट करेगा, एब्जॉर्ब करेगा तो वो लोअर से हायर में जाएगा। बोलो ओके, आया समझ में कि नहीं? यस सर। सब। अब यहां से देखो, ये पोस्टुलेट पूछेंगे हाँ 2 मार्क्स में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये पोस्टुलेट पूछ लेंगे 2 मार्क्स में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो सिर्फ इक्वेशंस याद करके रखनी है, वो इक्वेशंस याद करनी है कि सबसे पहले रेडियस, रेडियस ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो इसकी फॉर्मूला याद कर दो, R इज इक्वल टू एन स्क्वेर एच स्क्वेर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई जेड स्क्वेर एम। इसका मतलब अगर एन और जेड को अलग कर दे तो बाकी सब कांस्टेंट है, जैसे बोल सकते हैं प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड। ओके। और अगर हम हाइड्रोजन के लिए बोल दे कि फोर हाइड्रोजन एटम, तो ओनली आर प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, बाकी पूरी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है।
तो अब कांस्टेंट की एक वैल्यू याद कर देना, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि हियर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई स्क्वायर एम, इसकी जो वैल्यू अगर तुम निकालोगे ना तो वैल्यू तुम्हें मिलेगी 0.53 एंगस्ट्रॉम। दैट मीन्स 0.53 10 टू द पावर -10 मिलेगी। तो ये एक इक्वेशन लर्न करनी है, और उसके साथ साथ एक इक्वेशन ऐसे भी लर्न कर दो कि एन स्क्वायर अपॉन जेड और बाकी ये वैल्यू 0.53 10 टू द पावर -10 मीटर में। तो अगर कहीं ना कहीं इसकी रिक्वायरमेंट होगी तो न्यूमेरिकल या फिर एमसीक्यू में हम कर पाएंगे। हाइड्रोजन हुआ तो Z1 कर देना है, और फर्स्ट ऑर्बिट के लिए पूछे तो फर्स्ट ऑर्बिट की यही रेडियस हो जाएगी। तो अगर सेकंड ऑर्बिट पूछे तो सेकंड मतलब उससे ये 4 टाइम्स होगी, मतलब द रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट। थर्ड का होगा तो 9 टाइम्स। वैसे एन स्क्वायर जो होगा उस हिसाब से हम बोल सकते हैं। ओके, तो ये एक इक्वेशन लर्न करनी है। फिर दूसरी इक्वेशन हमें लर्न करनी है एनर्जी, टोटल एनर्जी की, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टोटल एनर्जी हम बोलेंगे माइनस जेड स्क्वायर e⁴m अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। इसका मतलब e⁴m 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, ये भी कांस्टेंट है। ऐसा बोल सकते हैं हम कि E प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। चलो इसमें माइनस है तो माइनस लिखते हैं, तो माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। और बाकी जो है e⁴m अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर की वैल्यू याद करो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब यहां पर मैं nth ऑर्बिट के लिए अगर लिखूं तो अगेन इज इक्वल टू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर हाइड्रोजन, फॉर हाइड्रोजन एटम बोलेंगे Z इज इक्वल टू 1, देन दैट इज माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हाइड्रोजन की जगह पर कोई और एटम है तो उसका भी Z हमें यहाँ पर यूज करना पड़े, और Z स्क्वायर है इसीलिए थोड़ा ध्यान रखना है। तो अभी यहाँ पर फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी मिल जाएगी, सेकंड की भी एनर्जी मिल जाएगी, थर्ड की, ऐसे हमें बहुत सारे अलग अलग ऑर्बिट की एनर्जी मिल सकती है। बोलो ओके, क्लियर।